जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। और आज के सेगमेंट में बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम लोग टॉप 100 हाइलाइट्स देखेंगे बजट की। और आपको बजट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी, क्या क्या हुआ है इस बजट में जो 2021 का आया है। और हम इसे बहुत ही शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ताकि सुनने में आपको आसानी हो। जो बजट होता है इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं है। बजट को एक तरह से बजट को ऑफिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसके नाम से जाना जाता है। और बाकी बजट कहीं नहीं कहा जाता है, उसको रेफ़र किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आइए देखते हैं। तो पहला जो सबसे पहला हाईलाइट है वो है नो टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीज़न एज 75 ईयर। जो 75 साल के सीनियर सिटीज़न हैं उनको कोई टैक्स रिटर्न नहीं देना होगा। एबव हुआ है पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। और इंटरेस्ट इनकम या इस तरह से जो 75 साल से ऊपर सिटीज़न हैं उनको एक तरह से गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इनकम टैक्स रिटर्न विल हैव pre-filled data from capital gains to ease compliance for taxpayer. Detail for salary, income tax payment and TDS are pre-filled currently. अब क्या है, जो TDS है ये भी अभी दिक्कत कर रहा है। TDS जो एक तरह से भरते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये अभी वर्किंग था। फेसलेस इनकम टैक्स अपील्ड ट्रिब्यूनल नेशनल फेसलेट ITAT सेंटर टू बी सेटअप। अभी देखिए एक ITAT ये फेसलेस इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल होगा। ये इसको सरकार सेटअप करने जा रही है। रिड्यूस टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट फॉर 2-3 ईयर्स। अब इसमें क्या होगा कि जो टाइम लिमिट होगा रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट, उसको 3 साल कर दिया गया है। उसको 3 साल से रिड्यूस कर दिया गया है। रिडक्शन इन टाइम फॉर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग प्रेजेंटली एंड असेसमेंट कैन बी ओपन इन 6 ईयर एंड इन सीरियस टैक्स फ्रॉड केसेस फॉर अप टू 10 ईयर। अब इसमें क्या हुआ है कि जो मतलब एक तरह से फ्रॉड होता था टैक्स से रिलेटेड, वो उससे जो पहले 6 साल की उसमें सज़ा थी वो 10 साल हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस टू रिवाइव द लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट टू 3 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट 6 ईयर। और इस जो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी सजेस्ट किया है, जो प्रपोजल है रीओ असेसमेंट का प्रपोजल है उसको 3 साल से बढ़ा के 6 साल कहा है, करने को कहा है। टैक्स ऑडिट थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर फर्दर इंक्रीज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन टू 10 करोड़। और जो टैक्स ऑडिट होगा, ऑडिट मतलब होता है कि जैसे आपने कोई खर्चा किया तो उसको जो आपसे पूछता है या जो आप उस पर जांच करता है या देखभाल करता है उस खर्चे से कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कहीं करप्शन तो नहीं है, उसको ऑडिटर कहते हैं। और ऑडिट करना मीन्स होता है कि उसको देखना, जांचना। तो जो टैक्स एडिट है थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर फर्दर इंक्रीज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उसको ऑडिट के दायरे में आएगा। 10 करोड़ अगर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो वो ऑडिट कर सकती है गवर्नमेंट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। और जैसे स्मॉल टैक्स पेयर उनके बीच में डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको एक तरह से सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया जाएगा। एडवांस टैक्स एंड डिविडेंड टू अकर ओनली आफ्टर इट इज़ डिक्लेयर। और इसके बाद में एडवांस टैक्स का भी इसमें प्रोसीजर दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ प्रियोरिटी एरिया 1.5 लाख फॉर लोन्स टू परचेज अफोर्डेबल हाउस इज़ नाउ एक्सटेंडेड बाई 1 मोर ईयर। जो पहले से स्कीम चली आ रही थी उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। उसमें क्या है कि 1.5 लाख आप लोन ले सकते हैं घर खरीदने के लिए, अफोर्डेबल घर खरीदने के लिए। तो वो पहले से स्कीम चली आ रही थी, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। टू फर्दर एक्सटेंडेड efforts towards unorganized labor force, I propose to launch a portal to collect relevant information on worker, building, construction worker among other। जो एक तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, देखिए इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो तरह के सेक्टर हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे आप देखते हैं एक प्रॉपर ऑफिस होता है, उनके एक तरह से अलाउंसेस होते हैं, सैलरी होती हैं, उनके हेल्थ से इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो और वहाँ पे एक प्रोफाइल होती है कि आप ये करेंगे,
आदमी टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट अनऑर्गेनाइज में भी होता है, लेकिन कभी कभी वायलेट हो जाता है, ज़्यादातर होता ही है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड है उसमें सूट बूट से आदमी जाता है और अच्छे से वो 10 to 5 करके अपना चलाता है। उसमें वो ज़्यादा मतलब एक तरह से ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन जो और ये इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सिर्फ 10% है, और 10% से भी अभी मतलब वेरी कर रहा है, लगभग में है। और जो 90% है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब वो ऑफिस है, ऑफिस उसका प्रॉपर नहीं है। उनके लिए एक तरह से प्रॉपर जो उसमें लेबर आते हैं, उसमें एक तरह से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और दुनिया भर के जो और भी कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, वो सारे उसमें बच्चे भी बच्चे जो एक तरह से कहते हैं कि 18 साल की एज के अगर नीचे हैं तो वो नहीं जा सकते, लेकिन अभी भी फैक्ट्रियों में बहुत सारे एक तरह से गवर्नमेंट या आए दिन देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो 18 साल से नीचे वो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, और महिलाएं हैं। तो इस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 19% 90% 90% लोग एक तरह से काम करते हैं। टू इनेबल डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एट लोअर ट्रीटी रेट्स फॉर PFIs, और इसको जो डिविडेंड इनकम है उसको लोअर ट्रीटी रेट्स पे किया गया है PFI का। इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 बजट डेफिसिट इज सेट टू बी 95% ऑफ GDP। फाइनेंशियल ईयर 21 फिजिकल डेफिसिट रिवाइज एस्टिमेट पेग्ड एट 9.5% ऑफ GDP। फिजिकल डेफिसिट सीन एट 6.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। अब इसमें क्या हुआ है कि जो अभी तो जो फिजिकल डेफिसिट होता है राजकोषीय या वित्तीय घाटा। जो फिजिकल डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब होता है कि घाटा। तो अभी जो GDP का जो फिजिकल डेफिसिट है, जो बजट डेफिसिट एक तरह से है, वो 9.5% है। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इसको एक तरह से कम किया जाए। उसका एस्टिमेशन लगा रही है कि अभी इस समय तो 3 के करीब है, 3-4 के करीब है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि ये एक तरह से और भी कम हो जाए। और उसको ज़्यादा मतलब अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर जैसे 9 चल रहा है, अगर ये और ज़्यादा जाता है तो इन्फ्लेशन और हाई होगा, और इस आपकी जेब पे ज़्यादा भार आएगा, आपको महंगी चीज़ें मिलने लगेंगी। तो ये होता है यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट। इंडिया इज सेट टू एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2022 एक्सपेंडिचर एट अबाउट 35 लाख करोड़। जो इंडिया ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें जो खर्चे हैं वो 35 लाख करोड़ के हैं। और इसके बाद में 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंप्लीट किया है गवर्नमेंट ने, वो बता रही है। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 ये है 1.75 लाख करोड़। इसमें क्या होगा कि डिस इन्वेस्टमेंट होगा PSUs का, IDBI बैंक का, कुछ जो LIC है उसके शेयर होंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनको एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करके या प्राइवेट पार्टिसिपेशन करा के, बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सब बेच रही है। तो ये गवर्नमेंट का एक कदम है, और इसमें एक तरह से इससे जो गवर्नमेंट को जो शेयर मिलेगा वो 1.75 लाख करोड़ होगा, जो करीब करीब 2 लाख करोड़ है, जिससे सरकार अपना काम करेगी। इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर चार्टर एज अ राइट ऑफ ऑल इन्वेस्टर अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और क्या किया है कि इन्वेस्टर चार्टर गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसमें एक तरह से वो लोग अपना इन्वेस्ट का देखेंगे। आइए और भी देखते हैं। अभी तो हमें 100 पे जाना है और लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, अभी थोड़ा जल्दी करते हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर LLP एक्ट स्मॉल कंपनी डेफिनेशन चेंज 1% कंपनी रीवैम्प विल बी बिग बूस्ट टू स्टार्टअप्स। अब क्या हुआ है कि जो LLP एक्ट है उसमें चेंज किया गया है, और जो स्टार्टअप्स हैं उनको ईज़ किया गया है, उनके लिए ईजिंग किया गया है। NRI जो एक तरह से इंडिया के हैं, बाहर रह रहे हैं, NRI टू बी अलाउड टू सेटअप 1% कंपनीज, और NRI को अलाउ किया गया है एक आदमी की कंपनी बनाने के लिए। टू टोटल एस्टिमेट ऑफ ऑल रिलीफ मेजर्स अनाउंस बाय गवर्नमेंट एंड RBI सो फॉर इज 27.1 लाख करोड़, 13% ऑफ GDP इन कोविड। अब क्या हुआ है कि टोटल एस्टिमेशन का गवर्नमेंट 13% करीब करीब
कोविड से टैकल आउट करने के लिए खर्चा करने जा रही है। फोर्थ कमिंग सेंसस विल बी डिजिटल सेंसस। और जो अभी 2021 में सेंसस होना था, क्योंकि पिछला सेंसस हुआ था, सरकार हर 10 साल पे सेंसस करती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, अभी 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से लेट चल रहा था। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल सेंसस करेगी। वो जो पेपरलेस होगा, मोबाइल से होगा सारा, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके ज़रिए होगा और फुली एक तरह से डिजिटल होगा, जिससे पेपर बचाए जाएंगे। और एक तरह से कोविड की वजह से ये डिजिटल हो रहा है, तो ये डिजिटल सेंसस को बढ़ाओ, इसके लिए 3,768 करोड़ रुपये खर्चा किया है गवर्नमेंट ने। और इसके बाद में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 7.7% कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी, जो उनका एक तरह से हमारे यहाँ जो एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये हर चीज़ का डाटा देती है। तो इस डाटे में बताया गया है कि जो एक तरह से जीडीपी है 2020-21 की, वो ग्रोथ होगी 7.7% से करीब करीब 8% से। अभी तो 3-4 पे चल रही है, माइनस में भी बहुत ज़्यादा चली गई थी कोविड की वजह से। तो -24-27 हम लोगों ने देखा, बहुत एक तरह से कंडीशन ख़राब हो गई थी। थ्रू द पास्ट ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस 30 लाख करोड़ प्लान इन मिनी बजट टू बीट कोविड। अब देखिए 30 लाख करोड़ है, इसको मिनी बजट भी कहा जा रहा है कोविड से एक तरह से लड़ने के लिए। एम टू डबल फार्मर इनकम। और अभी जब फार्मर प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फार्मर को भी एक तरह से अपने कोर पॉलिसी में इंक्लूड किया है। और जो उनकी फार्मर की इनकम है, उसको डबल करने के लिए यहाँ पे बातें चल रही हैं। द टोटल फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ऑल आत्मनिर्भर पैकेज इंक्लूडिंग मीजर टेकन बाय आरबीआई वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 27.1 लाख करोड़। और यहाँ पे करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपए जो एक तरह से आत्मनिर्भर पैकेज था, उसमें जो किसानों की आय दुगनी करने की है, उसके लिए यहाँ पे खर्चे किए जा रहे हैं। अ पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर फंड विल बी एलोकेटेड टू एपीएमसी फॉर फर्दरिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या था कि जो ये 3 बिल आया था, जो फॉर्म लॉ आए थे, जिनका भी प्रोटेस्ट ऑनगोइंग है, तो जो एपीएमसी, ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो एपीएमसी को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी और इसके बाद में एक तरह से जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको मार्केट में उतारेगी और उनको एक तरह से बेनिफिट पहुंचाएगी, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो जो लोग एक तरह से पहले से ही अनुमान लगा रहे थे, उनको देखते हुए एपीएमसी को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को भरोसा हो कि गवर्नमेंट ऐसा मंशा नहीं रखती है। न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत टू बी लॉन्च्ड, आउटले ऑफ 64,180 करोड़ ओवर 6 ईयर। और इसके बाद में जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत है, उसको उसके आगे 6 साल के लिए उसका जो खर्चा है उसको अलॉट किया गया है, करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए। और इसके अलावा है अनाउंसिंग अ वॉलेंट्री स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट पॉल्यूटिंग व्हीकल टू undergo fitness test after 20 year for proposal vehicle, personal vehicle and 15 year for CVs। अब क्या यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो दिल्ली या अदर मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो रहा है, तो उसको टैकल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है कि जितने भी जो एक तरह से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करेगी, उसको हटाएगी। जैसे दिल्ली में भी जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने प्रपोजल रखा है कि 2025 तक हम लोग 25% या 30% जो जितने भी वाहन हैं उसमें से इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे। तो उनका भी प्रपोजल है। और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में क्या करने जा रही है कि जो 20 साल जो एक तरह से व्हीकल फिटनेस टेस्ट कराएगी, और जितने भी 20 साल पुराने हैं उनको एक तरह से वाइप आउट करेगी, और जो 15 साल के सीवीज़ हैं उनको। जल जीवन मिशन, ये बहुत एक तरह से गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था, बहुत अच्छा मिशन था ये। और ये अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने 2.87 लाख करोड़ रुपए दिया है बजट में। 17,000 रूरल एंड 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी बेटर टू बी सेटअप। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अभी कोविड की वजह से जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इरप्ट हुई, तो उनको
अभी इससे सॉर्ट आउट करने के लिए और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए भी तो चल भी रहा है, लेकिन और भी भविष्य में ऐसे केसेस ना हो या ऐसी डिजीज़ ना आए, तो उससे पहले ही एक तरह से उसको टैकल करने के लिए पहले ही गवर्नमेंट ने 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करने के लिए कहा है। इंडिया हैज़ 2 कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल एंड वी एक्सपेक्ट 2 मोर वैक्सीन सून। अभी क्या है कि 2 वैक्सीन हैं हमारे पास में, और 2 गवर्नमेंट और भी मतलब आशा कर रही है कि 2 और भी आ जाएगी। वो मेड इन इंडिया होगी। अ विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पार्ट ऑफ सीता रमन्स फर्स्ट पार्ट। और इसमें क्या है कि जो वैक्सीन है वो आत्मनिर्भर भारत का पहला पार्ट है। ये एक तरह से उनका पहला ही एक तरह से विजन है कि आत्मनिर्भर में हम, चलो वैक्सीन में तो आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती वैक्सीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है, और विदेशों से लेना फिर वो बहुत ज़्यादा इशू होता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 2020 बजट प्रपोजल बेस्ड ऑन 6 पिलर्स नेमली हेल्थ एंड, अब देखिए यहाँ पे 6 पिलर्स हैं, उसी के ऊपर जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है वो टिका हुआ है। उन पिलर्स में है हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ को दिया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से हेल्थ प्रियोरिटी था। वेल बीइंग, और उसके अलावा जो अगर आप बजट का वो देखेंगे कोर, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस पे दिया गया है, फिर हेल्थ पे दिया गया है, फिर इसके बाद में रेलवे को दिया गया है। तो ऐसे ही एलोकेशन किया गया है जो बजट का ज़्यादातर अमाउंट है। और उसके अलावा जो 6 पिलर हैं जिन पे एक तरह से टिका है ये बजट, उसमें हेल्थ है, हेल्थ एंड वेलबींग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया में बहुत कम होता है, और उसके ऊपर जो GDP का बहुत ही कम एक तरह से खर्चा होता है, तो उसको गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अभी देखिए पहला पिलर हो गया हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की सबका एक तरह से ग्रोथ हो, और एक तरह से इनोवेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बने, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत धीमी थे। अब वो रफ्तार पकड़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रोड, रेल, ब्रिज, और जितनी भी जो रिमोट एरिया, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सिक्किम जो अभी आज तक वो रेल से ही नहीं जुड़ा हुआ था, और अब वो जुड़ा हुआ है। और जगह जगह पे अभी भी जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे रेल नहीं पहुँच पाई है, या उनको एक तरह से जो मेन एक तरह से आने जाने में सुविधा नहीं अच्छी मुहैया हो पा रही है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बहुत ही एक तरह से मिनिमम गवर्नमेंट रहे, गवर्नमेंट के जो पर्सन हैं वो कम रहें, लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस हो, काम ज़्यादा हो, एक तरह से वेल बीइंग ज़्यादा हो। फाइनेंशियल ईयर 2022 आउटले बजट इस्टीमेट फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग अप टू 138%, और इसका जो RS है वो 2,23,846 करोड़ है। जो 2022 का एक तरह से हेल्थ पे खर्चा हो रहा है वो 138% हो रहा है, 100% नहीं, 138%। और इसके अलावा जो मेगा इन्वेस्ट टेक्सटाइल पार्क है, एक तरह से जो टेक्सटाइल पार्क है वो भी लॉन्च करेगी गवर्नमेंट PLI स्कीम के तहत। इसमें इसका जो 3 साल में इसको कंप्लीट करेगी, और इसको 5 लाख करोड़ रुपए एक तरह से 3 साल के लिए टाइम फाउंडेशन में बनाया जाएगा, 5 लाख करोड़ खर्च करके। और इसके अलावा प्रोफेशनली मैनेजमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो DFI है वो भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चे करेगी गवर्नमेंट। असेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड क्लियरिटी टू इन्वेस्टर, मोनेटाइजेशन ऑफ गैस पाइपलाइन ऑफ गेल HPCL प्लांट। जो एक तरह से डैशबोर्ड बनाएगी गवर्नमेंट, जो क्लियरिटी देगी इन्वेस्टर को, एक तरह से मोनेटाइजेशन ऑफ गैस पाइप की जो गेल की HPCL की है उसके लिए। और एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ये अभी हमने ऊपर देखा, उसी में जो एडिशन है वो PLI स्कीम, और जो एक तरह से उसको बनाएंगे वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इसमें होगा प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टू इनवेल ग्लोबल चैम्पियन इन एक्सपोर्ट्स। एक तरह से जो ये स्कीम है, इसमें जो वर्ल्ड के कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको एक तरह से इंडिया में लाया जाएगा, या इनको एक तरह से
आसानी उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ पे आने के, ये यहाँ वो मतलब एक तरह से अप्रोच कर सकें यहाँ आने का। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन प्रपोजल, इसमें देखिए एयर पोल्यूशन के बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो अगर आप वर्ल्ड का ही देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो जैसे आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी है, इकोनॉमी की इनइक्वालिटी है, सोशल और भी तरह तरह की इनइक्वालिटी है। अब उसमें क्या है कि आदमी या जो ऊपर क्लास है उसमें क्या है कि वो लोग पानी तो ट्रीट कर लेते हैं और भी सारी चीज़ें ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन हवा को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तो सांस लेनी पड़ेगी, सांस तो कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज का ही इशू बार बार रेज किया जा रहा है। और जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, दुनिया भर के पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूशन है उसको वाटर पोल्यूशन, समुद्र में इतना 1 सेकेंड में 1 ट्रक प्लास्टिक डंप किया जा रहा है, उसकी ज़्यादातर कोई परवाह नहीं कर रहा है। मरीन लाइफ मर रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन एयर की परवाह इसलिए की जा रही है क्योंकि अमीरों को सबसे ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें क्या है कि एयर पोल्यूशन को टैकल आउट करने के लिए यहाँ पर इंडिया में भी जोर दिया जा रहा है। और एयर पोल्यूशन नहीं, जितने भी तरह के पोल्यूशन है सबको एक तरह से इंड किया जाना चाहिए। और एक तरह से जो सतत विकास है, जो एसडीजी के गोल हैं, उनको लेकर चलना चाहिए। तभी एक तरह से अच्छे से ये जो धरती है अच्छी सी, उसको सेव किया जा सकता है। और एक तरह से एयर ही जो है उसको एयर में दिक्कत आ रही है ऊपर की क्लास को, उसकी वजह से एक तरह से एयर को ट्रीट करने का या एयर पोल्यूशन की बार बार बात होती है, आप सुनते होंगे। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता था कि अगर आदमी अगर या वो क्लास में अगर बढ़ जाता कि इतना एयर इसके लिए, इतना एयर उसके लिए, तो वो भी फिर कोई उसकी भी बात नहीं करता शायद। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ 2200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 42 अर्बन सेंटर खोलेंगे और वहाँ पे, और क्योंकि रूरल एरियाज़ में तो एयर पोल्यूशन उतना इशू है नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा ही हैं। और अर्बन एरिया में इसके लिए 2200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी। और इसके अलावा जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, जो नल से जोड़ने का है, उसके लिए 2.86 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने बजट में प्रोविज़न किया है। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 5.54 लाख करोड़, ये प्लस करीब करीब 35% इंक्रीज़ किया गया है वाई में। और ये इसके अलावा 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो प्लान किया जाएगा तमिलनाडु में, और इसका जो इन्वेस्टमेंट करने का वो है 1.3 लाख करोड़ रुपए। ये बनाया जाएगा 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे तमिलनाडु में। और फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 4.39 लाख करोड़ है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसके अलावा 44,000 करोड़ अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर 2000 एक तरह से 22 में। ओवर एंड अबव दिस 2 लाख करोड़ इसको देंगे स्टेट को, जो स्टेट की ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, और उनको एक तरह से उनके खर्चे के लिए। और जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु का जो हाईवे है उसी के लिए वहाँ पे एक नया हाईवे प्रोजेक्ट है, उसके लिए 1.03 लाख खर्चे किए जाएंगे। और इसके अलावा रेलवे को मिला है 1,10,55 करोड़ रुपए रेलवे को मिला है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रेलवे को गवर्नमेंट ने एक तरह से प्रायोरिटी में रखा है। और हाईवे वर्क्स प्रपोजल 3500 किलोमीटर जो 3500 किलोमीटर जो कॉरिडोर है तमिलनाडु में, और 1100 किलोमीटर है केरला में, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तो 65,000 करोड़ और एक 675 किलोमीटर जो वेस्ट बंगाल का है उसके लिए 95,000 करोड़, और 1300 किलोमीटर असम के लिए खर्चा किया है गवर्नमेंट ने। अगले 3 साल में ये बनाएगी। और 13,000 किलोमीटर की जो लेंथ की एक जो रोड है वो 3.3 लाख करोड़ एक तरह से देगी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट इंडिया का बहुत एक तरह से विजनरी विज़न है, और इसको गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से लेके चल रही है। तो उसके लिए ये खर्चे करेंगे। और ये
3800 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन, मतलब 3800 किलोमीटर पहले से ही बन चुका है और भी बनाना है। 1300 किलोमीटर का रोड बनाना है, उसके लिए खर्चे कर रही है गवर्नमेंट। और जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, उसमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ बनाएगी, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से ऑल डिस्ट्रिक्ट क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स स्ट्रेंथनिंग द एनसीडीसी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक तरह से हॉस्पिटल्स हैं उनको गवर्नमेंट इंटीग्रेट करेगी, जोड़ेगी एक दूसरे से। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउन फील्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च्ड। और इसके अलावा जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है वो लॉन्च करेगी। डिटेल ऑफ फ्यू रोड एंड पावर एसेट टू बी ट्रांसफर टू नहाई। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ज़्यादातर जो नेशनल एक तरह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको बनाती है। और इसके अलावा PGCIL, इन्वेस्ट IT है, ये सब मिल के काम करते हैं। और सबसे जो प्रमुख एक तरह से बॉडी है वो है नहाई। आप लोगों ने कोई भी हाईवे पर देखा भी होगा तो नहाई लिखा ही रहता है। स्कीम टू असिस्ट डिस्कॉम विल बी लॉन्च विद एन आउटले ऑफ ओवर 3 लाख करोड़। और जो एक तरह से डिस्कॉम से रिलेटेड एक असिस्ट करने के लिए डिस्कॉम को, उसके लिए 3 लाख करोड़ का खर्चा किया गया है। रेलवे टू मोनेटाइज डेडिकेटिंग फ्रेट कॉरिडोर। जो रेलवे में क्या है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा है। 4 एक्ट कन्वर्ज इनटू सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड इन्वेस्टर चार्टर इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट टू इंट्रोड्यूस FDI एंड AMC टू बी सेटअप टू टेक ओवर स्ट्रेस डेप्ट ऑफ बैंक। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर हैं एक तरह से जो इंडिया में है वो इन्वेस्ट की प्रॉब्लम है। जो अभी देखा कोविड में जब चाइना से बहुत सारी कंपनियां निकल रही थी और वो कोविड की वजह से दूसरे जगह पे तलाश कर रही थी, तो जो इंडिया में आई हैं कंपनियां, लेकिन उतने स्केल पे नहीं आई हैं जितना आना चाहिए था। तो उसको ईज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कि बाहर से इन्वेस्ट आए या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी एक तरह से उनको भी आसानी रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बजट में कुछ जो एक्ट थे उसमें ईज़ किया है और नए नए प्रपोजल किए हैं। और जो एक तरह से चाइना है, चाइना 25% मैन्युफैक्चरिंग करता है पूरे वर्ल्ड की एक तरह से इकोनॉमी में से 25% चाइना में ही बनता है सारा चीज़। और वहाँ पे बिजली और ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ है, चीप लेबर है, तो उसकी वजह से कंपनियां ज़्यादातर चाइना में ही टिल्ट होती हैं। तो अभी कोविड में क्या था कि हमारे पास में चांस था, अभी भी चांस है, बहुत है, तो वो आ सकती हैं यहाँ पर। प्रपोज टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट प्रपोज टू हाइक FDI लिमिट टू 74%। अभी क्या हुआ है कि जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें जो FDI है उसको 74% फ्रॉम मतलब 50%, 49% से 74% किया गया है, बढ़ाया गया है। ऑल्सो टू अलाउ फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद सेफ गार्ड। और जो फॉरेन ओनरशिप है और उनको जो सेफ गार्ड है वो भी अलाउ किया गया है। प्रपोजेस टू कंसोलिडेट प्रोविजंस ऑफ सेबी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका एक्ट है, सेबी एक्ट, उसमें। और जो डिपॉजिटर एक्ट है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट है, इसको एक तरह से प्रपोज किया गया है कंसोलिडेट प्रोविज़न के तहत। और इसके अलावा डीक्रमलाइजेशन अंडर LLP एक्ट, स्मॉल कंपनी डेफिनीशन चेंज्ड, 1% कंपनी रिवैम्प्ड विल बी बिग बूस्ट टू स्टार्टअप। एक आदमी मतलब से कंपनी चल सकती है, ऐसा इसमें प्रोविज़न किया गया है कि 1% कंपनी रीवैम्प विल बी बिग बूस्ट। और जो स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप बहुत मतलब पिछले 4-5 सालों से स्टार्टअप जो एक तरह से देखे जा रहे हैं, तो उनमें ये स्कीम एक तरह से बहुत ही अच्छा काम करेगी उनके लिए। प्रपोजेस टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाई increase their threshold for paid of capital from not exceeding up to 15 lakh to not exceeding 2 crore and turnover from not exceeding 2 crore to not exceeding 20 crore। इसमें क्या है कि जो एक तरह से जो कंपनीज एक्ट था 2013 का, उसमें जो क्या होता है, जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है आपको टैक्स ज़्यादा पे करना होता है।
तो इसमें जितने भी जो छोटे छोटे कंपनी हैं उनको एक तरह से बूस्ट करने के लिए, या उनको वो भी एक तरह से अपना ज़्यादा सेव कर पाएँ, ज़्यादा देर तक चल पाएँ, क्योंकि वो बैंक एक तरह से अगर लोन कहीं से ली हैं, लोन नहीं दे पा रही हैं, बैंकरप्ट हो रही हैं या बंद ही हो रही हैं, तो उनको ईज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोविज़न दिया है कि अगर आपका 20 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ है और 50 लाख टर्नओवर है, तो उसमें ईज़ किया है गवर्नमेंट ने, उसको आसान किया है। स्कीम फॉर प्रमोटिंग फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप इन इंडिया विल बी लॉन्च्ड बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी सपोर्ट। अभी क्या हुआ है कि जो मर्चेंट शिप हैं, मर्चेंट शिप्स वो होते हैं जो एक तरह से व्यापार करते हैं यहाँ से और दूसरे देशों को जाते हैं शिप के थ्रू, तो उसको वो उसको एक तरह से गवर्नमेंट लॉन्च किया है स्कीम, उसमें उनको और भी सपोर्ट देगी गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वन जनरल इंश्योरेंस PSU एंड IPO एंड LIC प्रपोज। वही जो मैंने पहले बताया आपको कि LIC का कुछ शेयर करीब करीब 20-22% LIC का 20 नहीं, ऑलमोस्ट 17% है, क्लियर मुझे नहीं है पता, लेकिन LIC का कुछ गवर्नमेंट ने एक तरह से शेयर दिया है। PM स्वस्थ भारत योजना विद एन आउटले ऑफ ओवर 64,000 करोड़, और जो PM स्वस्थ भारत जो बहुत लाइमलाइट में है, उसको 64,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किया उसके ऊपर। गवर्नमेंट टू अनाउंस अ पॉलिसी फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट रन कॉज एंड टू क्रिएट न्यू लिस्ट ऑफ कंपनीज फॉर डाइवर्समेंट। अब क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है वही चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन के लिए, कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होता है। पहले तो ज़्यादातर आरोप लगते हैं गवर्नमेंट के कि जो उनके एक तरह से जो जिनको वो फ़ायदा पहुंचाना चाहती है उनसे रिलेटेड कंपनियों को गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या एक तरह से पब्लिक में, मीडिया में ना दिखाते हुए उनको टेंडर दे देती है, या उनका शेयर उनमें एक तरह से जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव अंदर से रहता है, बाहर से दिखता नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाने के कह रही हैं, और बहुत सारी मीडिया और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं वो बताते भी रहते हैं कि कब क्या कैसे कैसे कौन कहाँ से जुड़ा है। उज्ज्वला स्कीम टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज। अभी जो उज्ज्वला स्कीम थी जिसमें 8 करोड़ जो महिलाएं थीं मार्जिनलाइज, उनको एक तरह से गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया था, तो उसमें उस स्कीम में 1 करोड़ और भी बढ़ा दिया गया है कि अब वो 8 करोड़ को मिला है महिलाओं को, तो 1 करोड़ को और मतलब उसमें ऐड किया गया है। और इंडिया में करीब करीब 25 करोड़ फैमिली हैं, तो उसी का मल्टीप्लाई होके 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है करीब करीब। वैसे तो 121 करोड़ है 2011 के सेंसस में, अभी 2021 का सेंसस आएगा तो पता चलेगा कि कितना है, लेकिन जो फैमिली है वो लगभग में 25 करोड़ है फैमिली इंडिया में। तो 25 करोड़ फैमिली में अब 8 करोड़ अगर गवर्नमेंट ने टारगेट कर लिया कि 8 करोड़ महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया है, तो उसकी वजह से 8 करोड़ जो 8 करोड़ महिलाएं ही नहीं, उसमें 1 करोड़ और, तो अब 9 करोड़ हो जाएगा। 9 करोड़ बहुत होता है, क्योंकि 9 करोड़ में पता नहीं कितने एक घर में कितने लोग रहते हों, 4 5 6, तो मतलब ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। 100 मोर डिस्ट्रिक्ट टू बी एडेड अंडर सिटी गैस एक्सपेंशन। जो सिटी गैस एक्सपेंशन है उसमें 100 ज़िले और भी ऐड किए गए हैं। इन केस ऑफ वीट द अमाउंट पेड टू फार्मर इन 2019-20 वॉज 62,802 करोड़ एंड 2020-21 इट वॉज फर्दर इंक्रीज टू 75,060 करोड़। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो पेड किया था जो MSP के थ्रू, और जो गवर्नमेंट जो सरकारी एक तरह से क्रय केंद्र के द्वारा खरीदती है, उसमें जो गवर्नमेंट ने 19-20 में जो खरीदारी की थी वो करीब करीब 63,000 करोड़ का था। अभी वो टारगेट लगा के चल रही है कि जो टारगेट नहीं, ये बढ़ गया है, ये 75,000 करोड़ होने वाला है। उसका वो गवर्नमेंट एस्टिमेशन अपना दिया है। टू प्रोवाइड 20,000 करोड़ इन 2022 फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए, उनमें पैसा और ज़्यादा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एक तरह से प्रोविज़न किया है। 1.54 करोड़ फार्मर बेनिफिट फ्रॉम MSP इन पैडी एंड वॉट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वर्सेस 1.2 करोड़
वाई वो वाई। अब इसमें क्या हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा फार्मर प्रोटेस्ट जो फार्म लॉ से रिलेटेड चल रहा है, उसमें एमएसपी का भी इशू था। तो एमएसपी को भी गवर्नमेंट ने बजट में रखा है, और इसमें एक तरह से फार्मर्स हैं वो एक तरह से 1.54 करोड़ फार्मर हैं। अभी इंडिया में जो फार्मर हैं वो कितने हैं, करीब करीब फार्मर हैं 12 करोड़। वैसे तो और भी डाटा बढ़ सकता है, लेकिन लगभग में 12 करोड़ फार्मर हैं। उसमें से गवर्नमेंट ने यहाँ बताया कि 1.5 करोड़ फार्मर को फ़ायदा पहुँचा है एमएसपी के थ्रू। और कौन कौन सी फसलों में, पैडी में, धान में, और इसके अलावा और भी फ़ायदा मिलने वाला है, वो गवर्नमेंट ने आगे डाटा दिया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी टू बी सेटअप फॉर स्ट्रेस एसेट ऑफ बैंक। और जो बैंकिंग से रिलेटेड है उनको रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोविज़न रखा है। उज्ज्वला स्कीम विल बी एक्सपेंडेड, वही जो हम लोगों ने पहले उज्ज्वला स्कीम देखा है, उसी का 1 करोड़ बेनिफिशरी और कह रहे हैं, ये रिपीट हुआ है। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू की जा रही है, उसके ऊपर भी उसी पॉइंट में एडअप है 67 में। और एमएसपी रिजीम हैज़ अंडरगॉन अ चेंज टू अश्योर प्राइस दैट इज़ एटलीस्ट 1.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द कमोडिटीज़। अब गवर्नमेंट जो नए नए लॉज, फॉर्म लॉज लेके आई है, उसमें क्या है कि जो एमएसपी है उसका जो रिजीम है वो एक तरह से जाने वाला है, या एक तरह से उस तरह का नहीं रहेगा। अब गवर्नमेंट क्या ज़्यादातर कहेगी कि गवर्नमेंट ने एमएसपी को ये कहा है कि एमएसपी रहेगी, लेकिन जितनी भी और भी कमोडिटीज़ है उस पर 1.5 गुना प्राइस का। अपने जैसे कोई मान लीजिए आपने पैडी लगाया, आपका उसमें जो खर्चा आता है वो 10 रुपये आता है, तो आपको 15 रुपये मिलेगा उसका, मतलब 1.5 गुना मिलेगा। आपके जितना भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया है उसमें आपको 5 रुपये एक तरह से बेनिफिट के तौर पे मिलेंगे। वो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है। एमएसपी अभी भी एमएसपी रहेगा ये, लेकिन उसका जो रिजीम है, जो उसका एक तरह से नज़रिया है वो बदलेगा, क्योंकि उसके अलावा पैरेलल दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। तो फिर एमएसपी को आदमी धीरे धीरे भूलने लगेंगे। वही चीज़ रहेगी, उसका जो अंदर का जो चीज़ है वही रहेगा, इधर भी 1.5 गुना प्राइस का, जो प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 गुना इधर भी मिलेगा, लेकिन वो दूसरे एक तरह से फ्लेवर में होगा। वो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और ये यही गवर्नमेंट ने इसमें इस लाइन में लिखा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वॉज लॉन्च्ड विद 6835 प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है कि 6835 प्रोजेक्ट हैं, उसमें नेशनल जो पाइपलाइन है उसको शुरू किया जाएगा, मतलब पूरे भारत में वो यहाँ पे है। पीएसयू बैंक रीकैप वर्थ 20,000 करोड़। ये 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो पीएसयू बैंक हैं उनको रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट सेट एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट ऑफ 16.5 लाख करोड़ फॉर 2022 फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी 2022 में उसके लिए है यहाँ पे एग्रीकल्चर में 16 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्चेगी। वन नेशन वन राशन, जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसमें जैसे मान लीजिए कोई मज़दूर है, वो मान लीजिए उड़ीसा का या झारखंड का या उत्तर प्रदेश का या बिहार का या उत्तराखंड का या हिमाचल का, मान लीजिए नॉर्थ के किसी भी स्टेट का है और वो साउथ में चला जाता है, या वो दिल्ली आता है, या वो गुजरात जाता है, या तमिलनाडु या मुंबई, ये कहीं भी जाता है, तो क्या होता है कि उसको वहाँ पे जाकर उसको जो सामान होता है वो महंगा मिलता है। लेकिन जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, उसमें जो राशन कार्ड होता है उसके थ्रू वो कहीं भी जाके अपना राशन ले सकता है। वहाँ के सरकारी जो नज़दीकी सरकारी वहाँ पे दुकान होती है, उससे वो 1 रुपये 2 रुपये किलो में जो भी मिलता है उसमें आराम से ले सकता है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे तो 32 स्टेट लिखा है, इंडिया में इतने स्टेट है भी नहीं, लेकिन हो सकता है जो गवर्नमेंट जो यूटीज़ और एक तरह से स्टेट को यूटी में, जैसे जम्मू कश्मीर को अभी यूटी है, वो उसको स्टेट बना मतलब अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन जब इलेक्शन अपकमिंग आ रहे हैं या और भी जितने भी हैं तो उसमें यहाँ पे 32 स्टेट है। तो अब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि कैसे हो गया। वैसे तो 29 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 5 और नहीं 28 स्टेट हैं और 9 यूटी हैं, 28 और 9 यूटीज़ हैं, ये है। 5 मेजर फिशिंग हार्बर टू बी डेवलप एज हब्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी क्या है कि जो फिशिंग हार्बर्स हैं उनको डेवलप करेगी गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। माइक्रो इरिगेशन कॉप्स डबल्ड
10,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड बी मेड अवेलेबल एपीएमसी। अभी जो एपीएमसी है उसको 10,000 करोड़ दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए, और जो माइक्रो इरिगेशन है, जो सिंचाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट एपीएमसी के थ्रू किसानों तक रीच आउट करेगी। 100 न्यू सैनिक स्कूल विल बी सेटअप। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो सैनिक स्कूल हैं वो बहुत ही कम है इंडिया में, और उनका कंपटीशन लेवल भी थोड़ा हाई रहता है, और एक तरह से जो सैनिक स्कूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वेल डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छा एक तरह से तैयार करते हैं, एक सिटीजन्स बनाते हैं एक छोटे से बच्चे को। तो वो और भी बहुत सारे सभी स्कूल अच्छे ही होते हैं, लगभग लगभग स्कूल तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो सैनिक स्कूल है वो और भी अच्छे होते हैं, मेरा कहना ये है। तो जो नया 100 स्कूल और भी बनाए जाएंगे, और ये पार्टनरशिप में एनजीओ के थ्रू बनाए जाएंगे, और भी अदर जो देर आर अदर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू बी क्रिएटेड फॉर हायर एजुकेशन। और जो हायर एजुकेशन का गवर्नमेंट ने प्रपोजल भी किया है, और उसके लिए भी एक तरह से नए नए चीज़ें ला रही है गवर्नमेंट। फॉर फर्दर सेटिंग अप अ हायर एजुकेशन इन लद्दाख, और लद्दाख में एक हायर एजुकेशन बनाएगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, वो बनाई जाएगी 2020 में। और जो एनईपी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में बनाए, अंडर मतलब उसी के नियम कानून के से बनाई जाएगी। प्रोवाइडेड 15,700 करोड़ टू एमएसएमई, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, या जो एमएसएमई है, जो लघु और स्मॉल एक तरह से लघु और छोटे उद्योग हैं। आप चाहे उसमें बहुत ही छोटे छोटे उद्योग आते हैं एमएसएमई में, लघु उद्योग आते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 15,700 करोड़ रुपए खर्चा किया है। एमएसएमई एलोकेशन टू बी डबल्ड, और जो एलोकेशन है वो डबल किया गया है, गवर्नमेंट यहाँ पे ये दिखा रही है। गवर्नमेंट टू सेटअप असाइड 15,700 करोड़ इन 2022। गवर्नमेंट आल्सो प्रपोज टू रिड्यूस मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम 25% टू 15% फॉर स्टार्टअप। अभी जो गवर्नमेंट है, जैसे एमएसएमई होता है, ये नए नए स्टार्टअप इसी को भी शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 20 लाख का कोई आपको छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो मार्जिन मनी है उसको, पहले वो 25% थी, उसको अब 15% कर दिया है कि नए नए उद्योग और भी लगे। जिससे अगर मान लीजिए एक छोटा सा 20 लाख का ही कोई कंपनी लगाता है, तो उसमें 20 लाख में 20 लोगों की ज़रूरत, मतलब एक छोटे कंपनी में भी 10-20 या 5-6 या 0 से 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, तो 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे गवर्नमेंट पे बर्डन कम होगा। और अगर ज़्यादातर लोग एक तरह से रोज़गार करेंगे, तो एक तरह से मनी का सर्कुलेशन होगा, लोगों के पास में पैसे होंगे तो वो खर्चे करेंगे, फिर जो सर्कल है वो और भी तेज़ी से चलेगा, गवर्नमेंट पे एक तरह से बोझ कम होगा, और सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलेंगी। ये चीज़ें हैं। और जो प्रपोजल ऑफ 40,000 करोड़ आउटले फॉर 2022 रूरल इंफ्रा फंड, और जो रूरल इंडिया है उसको विकास करने के लिए 40,000 करोड़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है। आफ्टर अचीविंग टारगेट ऑफ 8 करोड़ एलपीजी, वही जो ऊपर है वो उसको 3 बार रिपीट कर चुके हैं, उसके लिए सॉरी। वो वही 8,000 करोड़ जो एलपीजी सिलेंडर के बेनिफिशरी हैं, उनको 1 करोड़ और ऐड किया जाएगा, वो बेनिफिशरी और बढ़ाने के लिए। ग्रीन स्कीम टू बी एक्सपेंडेड टू 25 पेरिसेबल वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, और जो एक तरह से ग्रीन स्कीम है उस वो भी बढ़ावा दिया जाएगा, वो सब्जियों से रिलेटेड चीज़ें हैं। मोर देन 15,000 स्कूल इन कंट्री विल बी क्वालिटेटिव स्ट्रेंथन टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसके अलावा जो 15,000 स्कूल हैं वो सेटअप और किए जाएंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो एक तरह से कोर है, वो जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है उससे थोड़ा सा, या एक तरह से उसको रिफॉर्म मॉडल में है, तो उसके लिए नए स्कूल की ज़रूरत थी भी, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 15,000 नए स्कूल खोलने का प्रोविज़न रखा है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, जो 15वां फाइनेंस कमीशन जिसके अध्यक्ष एन के सिंह है, a detailed exercise has been undertaken to rationalize and bring down the number of centrally sponsored scheme. This will enable consolidation of outlay for better impact. अब क्या हुआ है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसने पहले ही एक तरह से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको बता रखा है, तो उसको जो कंसोलिडेशन फंड है एक तरह से जब भी कभी वो प्रधानमंत्री के अंदर में आता है सीधे, और उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि वहाँ से कैसे खर्चा होगा वो बताया है, जो एक तरह से 15वां फाइनेंस कमीशन है, और जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। इन्हेंस आउटले ऑफ 1,18,101 करोड़ फॉर रोड्स, और इसके अलावा जो रोड हैं उसके लिए ये खर्चा किया जा रहा है, करीब करीब 2 लाख करोड़ है।
1000 मोर मंडीज विल बी इंटीग्रेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट। जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट है उससे 1000 से ज़्यादा मंडियों को जोड़ा जाएगा, ताकि जो प्राइस है रियल टाइम वहाँ पहुँचता रहे, और जितनी भी चीज़ें हैं वो किसानों तक और जो लोकल मंडी हैं वहाँ तक आसानी से पहुँचता रहे। उसके लिए 1000 और भी मंडी शुरू की जा रही है। अ स्कीम फॉर टी फार्मर विल बी इंट्रोड्यूस फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन आसाम। अभी क्या हो रहा है कि आपको चीज़ें दिखेंगी आसाम से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, तमिलनाडु से रिलेटेड, क्योंकि उसका भी वो है, वो आप अंदर ही अंदर समझ सकते हैं क्या है। तो ये जो टी फार्मर है वहाँ के असम के, उनको देखते हुए वहाँ वहाँ के लिए, और सही भी है, जितने भी गवर्नमेंट का अप्रोच रहता है ज़्यादातर हर लोगों तक पहुँच बढ़ाने के लिए, कि वो इलेक्शन इशू ही नहीं होता है, क्योंकि अभी असम में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में यहाँ इलेक्शन है, तो हो सकता है गवर्नमेंट उनको एक तरह से उनको सेंटर में रख के ये बजट बना रही हो। लेकिन हर गवर्नमेंट यही करती है, चाहे वो यूपी हो या एनडीए हो। तो वो मेरा यहाँ पे ये है इशारा, आप समझ गए होंगे। तो उनके लिए यहाँ पे जो वहाँ के चाय की बागानों में बहुत खूबसूरत चाय के बागान होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो वहाँ के बच्चे हैं, वुमेन हैं, जो उनसे रिलेटेड उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए एक स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट टी फार्मर के लिए, वो इंट्रोड्यूस किया है। प्रपोजिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स। 5 मेजर फिशिंग हार्बर, जो कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, और जो पेटू घाट है, ये इसको डेवलप करेगी गवर्नमेंट। जो फिशिंग से रिलेटेड या फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसको एक तरह से जो फिशरीज़ को और इन्हेंस करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये बड़े बड़े तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो जो मछुआरे हैं और जो एक तरह से फिशिंग इंडस्ट्री है वो और भी बूस्ट करे। रिकॉर्ड सम ऑफ 1,10,55 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर इंडियन रेलवे। अभी तक इंडियन रेलवे को इतना नहीं मिला है, इसलिए रिकॉर्ड लगा दिया है आगे। तो ये ज़्यादा है, एक तरह से सबसे ज़्यादा है। तो और ज़रूरत भी है, क्योंकि इंडियन रेलवे अपग्रेड करने के लिए या एक तरह से और भी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही अच्छा था, और बहुत ही अच्छा है ये। आउट ऑफ विच 1,07,100 इज़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। और क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब उनके खर्चे के लिए और उनको बढ़ाने के लिए ही इसमें 1,07,100 करोड़ रुपए हैं, और पूरा कितना है, 1,10,55 करोड़ रुपए। तो ये यहाँ पे है रेलवे के लिए। न्यू स्कीम एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000 करोड़ फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस। और पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गवर्नमेंट ने। विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन पीपीपी मॉडल इनेबलिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू फाइनेंस एक्वायर ऑपरेटिंग मेंटेन ओवर 10,000 बसेस। अभी जो आपको शायद ना पता हो, जो दिल्ली की बसें चलती हैं, जो ग्रीन वाली चलती हैं और ऑरेंज वाली चलती हैं, जो ऑरेंज बसें होती हैं वो प्राइवेट चलाते हैं। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे बसें गवर्नमेंट को देते हैं। फिर गवर्नमेंट वैसे भी जो डीटीसी है दिल्ली में, तो जो डीटीसी जो सबसे जो ग्रीन वाली होती है वो वाली गवर्नमेंट की है, दिल्ली के अंडर में आती है। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज सब कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रोज़ाना देते हैं दिल्ली सरकार को, और उससे दिल्ली सरकार से पैसे लेते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या है 20,000 बसेस जो प्राइवेट जो पीपीपी मॉडल पे है उसको शुरू करेगी, और इसके अलावा सेंट्रल की भी जो बसें हैं वो भी और स्ट्रेंथन करेगी, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो 2022 का उसके अलावा है ग्रॉस बोरोइंग टारगेट ऑफ 12 लाख करोड़, नीड अनादर 80,000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 मंथ, विल अप्रोच मार्केट टू रेज इट। और इसके अलावा जो 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, वो जो बोरोइंग है, जो उधारी है, उसको 12 लाख करोड़ जो टारगेट किया है, वो 80,000 करोड़ रुपए जो अगले 2 महीने में है, उसको मार्केट में रेज होने वाला है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। गवर्नमेंट प्रपोजेस पोर्टल टू कलेक्ट इन्फो ऑन गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होते हैं कि जो कहीं पे, मतलब जैसे कोई दूसरा काम कर रहा है और उसी में तीसरा काम करने लगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉई हैं, आप 10 से लेकर 5 तक जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब है, और उससे मान लीजिए आपका एक तरह से आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथन नहीं होता, आपको मॉनेटरी सपोर्ट उतना नहीं है, तो आपने कोई साइड बाय साइड कोई काम कर लिया, और जिसको एक तरह से
साइड बाय साइड वो भी चल रहा है अच्छा, जिससे आपको इनकम हो रहा है, तो उसको गिग वर्कर कहते हैं। मतलब एक तरह से गिग इकोनॉमी आती है, तो आपने सुना भी होगा गिग गिग इकोनॉमी, वही है यहाँ पे। तो उसको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, जैसे देखिए उसमें बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और अदर हैं, उनको एक तरह से मतलब गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इंफॉर्मेशन आए गिग वर्कर से रिलेटेड और बिल्डिंग बनाने वाले से रिलेटेड और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जो एक तरह से इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट के पास में डाटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट एक तरह से कलेक्ट करना चाहती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू अमेंड अप्रीहेंसिव लॉ टू एनहेंस अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने यूथ के लिए भी प्रोविज़न यहाँ पे रखा है अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कॉप्स टू बी रेज्ड टू RS30, इसमें 30,000 करोड़ रुपए एक तरह से कंटिजेंसी फंड के लिए गवर्नमेंट ने दिया है। और इसके अलावा जो सीलिंग नेट बोरोइंग है उसको 4% जो GSDP है वो पर फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड किया है। और 1500 करोड़ रुपए जो ईयर मार्क फॉर स्कीम टू इंसेंटिवाइज डिजिटल पेमेंट। और एक तरह से जो डिजिटल पेमेंट है उसको जो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है उसके लिए और भी 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। फाइनेंस मिनिस्टर सेज गवर्नमेंट कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ GDP बाई 2025-26। अब क्या है, जो फिजिकल डेफिसिट है वो अभी हमने ऊपर देखा कितना था, 9 से 10 के बीच में है, और वो बहुत ही ज़्यादा है, 9.3 9.5 के करीब करीब है। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने टारगेट लगा के रखा है कि इसको 2025-26 तक 4.5 जो लेकर आएंगे नीचे फिजिकल डेफिसिट को। GDP को बढ़ाएंगे, GDP का तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 11% GDP रखेंगे डबल डिजिट में। अभी देखते हैं कि क्या होता है, कि होता है डबल डिजिट या अभी 7-8 तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि अभी तो 3-4 पर ही है, तो डबल डिजिट लाने में बहुत एक तरह से मशक्क़त करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। बिग बूस्ट फॉर स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकम 1% कंपनीज टू इंसेंटिवाइज। अभी जो ऊपर हम लोगों ने देखा वही है, यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने देखा वही है। रिड्यूसिंग रेजिडेंसी लिमिट फॉर इंडियन सिटीजन टू सेट अप 1% कंपनी फ्रॉम 182 टू 120 डेज। मतलब एक आदमी अगर कंपनी बनाना चाहे तो वो बना सकता है कितने दिनों में, 182 से 120 दिनों के मतलब उसको दिखा के और आराम से बन जाएगा। गवर्नमेंट प्रपोजेस नेशनल लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन इनिशिएटिव। और गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है उसको जो जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको ट्रांसलेट किया जाना, वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। स्टेट टू गेट 41 PC शेयर ऑफ टैक्स एज़ पर 15th फाइनेंस कमीशन। और इसके अलावा जो स्टेट हैं उनको, जैसे NK सिंह जो NK सिंह हैं जो 15वें फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही प्रपोज किया है कि जो 41% शेयर है वो स्टेट को जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोलियम तो वैसे बटा ही है, पेट्रोल का स्टेट अपना एक तरह से वो स्टेट रेट बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या मान लीजिए कोई और स्कीम है तो उस स्कीम पे जैसे मान लीजिए 100 रुपये आया टैक्स, तो 100 में से गवर्नमेंट 41 रुपये स्टेट को वापस करेगी या उसका शेयर देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि 41 रुपये आपको हुए। तो ये NK सिंह ने 15 कमीशन में एक तरह से प्रपोज किया है और वो अब लागू भी है। तो स्टेट को एक तरह से 41% मिलेगा। और इसके अलावा और भी आइए देखते हैं। जो 100th है, प्रपोजल टू रिवाइव 400 ओल्ड एग्जेम्पशंस इन कस्टम ड्यूटीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब इसमें क्या है, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसमें जो 400 पुराने जो नियम कानून थे उनमें कस्टम ड्यूटीज़ से रिलेटेड उसको गवर्नमेंट ने एक तरह से रिव्यू किया है और ख़त्म किया है। तो इसी के साथ में ये एक तरह से जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा कुछ ना कुछ। और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले